जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट जो हमारा 38 नंबर का मॉक टेस्ट हुआ था उसी का मैं एक्सप्लेनेशन आपको नेशनल जीके का पेपर 3 का नेशनल जीके के 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उनका आंसर्स बताने वाली हूँ। जो भी आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत, तो उसी को आज आप लोग यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन जानने वाले। साथ ही साथ अगर जिन्होंने नहीं भी अटेंड किया होगा उनको भी 30 नेशनल जीके के नए प्रश्न से अवगत होने का मौका मिल जाएगा। अब अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ताकि आप वहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है हमारी टीम की ओर से, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये बेसिकली शहनाई से संबंधित थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी टिक किया है तो उसका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये एक काफ़ी फेमस प्रख्यात शहनाई वादक थे। ठीक है, इनका जन्म बिहार में हुआ था। तो इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य किस खेल से के साथ संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपने क्या लगाया था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीरंदाजी के साथ ये लक्ष्य जो है संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, हुसैन सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना आप सभी को पता है ये दक्षिण भारत का एक राज्य है। ठीक है, और जो ये झील जो है ना, हुसैन सागर झील, ये बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल झील है। ठीक है, एक कृत्रिम झील है, मीन्स ये मानव द्वारा निर्मित है। एक नेचुरल झील प्राकृतिक झील भी होता है। ठीक है, तो ये मानव द्वारा निर्मित है और यह मूसी नदी की सहायक नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 1992 में गौतम बुद्ध, जो हमारे गौतम बुद्ध है, उनकी एक बड़ी अखंड मूर्ति झील के बीच में एक टापू पे खड़ी की गई है। तो यह हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। तो झील का निर्माण कब हुआ था? लगभग 1563 में किया गया था। ठीक है, अगर इसका निर्माण पूछ ले तो 1563 ईस्वी में किया गया था। काफी पुराना झील है ये। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 क्या था? तो लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम। ठीक है, तो ये एक महिला है। ठीक है, ये एक कुमारी लीला जो है, इनका नाम कुमारी लीला सैमसन, ये एक भारतनाट्यम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुकी हूँ हमारे जुनून बैच में। तो अगर एक प्रसिद्ध नृतिका है, ठीक है, तो ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा भी इन्हें मतलब सम्मानित किया गया है, तो ये इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, सो देखते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसका एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या रहा था? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, उस बीच 3 अवकाश भी हुए थे। ठीक है, तो इस बारे में भी हम लोग काफी बार डिटेल से जान चुके हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.4%। ठीक है, इसका विकास दर ग्रोथ रेट क्या रहा था? तो 5.4%। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? तो 1997 से लेके 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना रही थी, और इसका लक्ष्य कम मतलब 5.4% की जीडीपी विकास दर हासिल की थी। फिर भी मतलब उतना तो हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल विकास मतलब डेवलपमेंट हुआ था इस दौरान, तो इसलिए भी सेवा उद्योग की विकास दर कितना था? तो 7.8% रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और पंचवर्षीय योजना पता है आपको, 1947 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस किसी तरह मतलब उस वक्त देश आज़ाद हुआ था। और ये जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, ये कहाँ से प्रभावित था, मीन्स किस देश से इसे लिया गया था? तो आपको पता है सोवियत रूस जो तभी था। ठीक है, तो उसी से ये प्रभावित होकर लिया गया था। योजना आयोग 1951 से लेके 2014 तक योजना आयोग इसको मीन्स देखते रही। उसके बाद योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गई। ठीक है, तो फिर नीति आयोग 2015 से 17 तक रहा। फिर आपको पता है कि अब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है।
तो ये सब चीज़ें से आप अवगत होंगे ही, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी, बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये यहाँ लॉन्चिंग का टाइम बोला जा रहा है, जो कि लॉन्चिंग कब हुआ था, तो ये 14 जुलाई को हुआ था। लैंडिंग नहीं पूछा गया है कि चंद्रयान 3 कब लैंड किया है चंद्रमा के साउथ पोल पे, तो वो तो 23 अगस्त को हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस बात पे कंफ्यूजन है कि ये मतलब साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गुयाना में मतलब टिक किए, तो ये तो मतलब साउथ अफ्रीका तो नहीं हुआ, ये तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर दूसरा एक देश हो गया, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका एक का भी नाम है और साउथ अफ्रीका खुद में एक कंट्री भी है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि ये इसका आंसर डी होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगी, ये फ्रांस इसका ऑप्शन करेक्ट बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जब मिशन की लॉन्च हो रही थी 14 जुलाई को, उस समय 13 से 14 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा में थे, ठीक है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो आपको पता है कि इसरो का जो पिछला मतलब चंद्रयान 2 था वो मतलब सफल नहीं रहा था, संपर्क वगैरह टूट गया था, तो इसलिए तो फ्रांस में प्रधानमंत्री जो है ना, एक वहाँ पे परेड हो रहा था, ठीक है, बेसिल्टल दिवस परेड मनाया जा रहा था फ्रांस में। तो मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था, मतलब इनवाइट किया गया था पीएम मोदी को, तो जिसके कारण वो फ्रांस के दौरा में थे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा अभी आपको, मतलब क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था स्टूडेंट को इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है, क्या रखा गया था? तो अगर आपको याद होगा ये चीज़ जो है यहाँ पे ऑप्शन सी सेंगोल बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में तभी बना हुआ था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक मतलब पहले से चलते आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस चीज़ को मतलब किए थे। ये दर्शाता है कि मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि अब ठीक है हम आपके देश को आज़ाद करते हैं, ठीक है। तो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका ऐसा दावा भी था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों से सेंगोल स्वीकार किया था, ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दमन और दीव में 9 दिनों तक मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो गरबा को बिल्कुल नवरात्रि की पूजा की तरह, दुर्गा पूजा में जो हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं 9 दिनों तक, उस प्रकार से वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। दमन दीव आपको पता है ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं, चोल राज्य में ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उर, ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उर जो होता है चोल गांव की एक आम सभा थी। तो चोल साम्राज्य जब दक्षिण भारत पर शासन कर रहे थे, तो वो उस समय की बात हो रही है यहाँ पे। तो उर जो है चोल गांव की एक आम सभा थी। नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ, ठीक है, मीन्स ए बी सी डी करते ओ तक ये आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आप मतलब जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था, 73 अमेंडमेंट एक्ट जो सुधार हुए थे 1992 में, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था को। वहीं 74th नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वह नगर पालिका को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स अटल पेंशन जो योजना है उसे 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, को सभी भारतीयों विशेषकर जो गरीब और वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों मीन्स लेबर लोग हैं उनको एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य से ये चीज को शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना
ठीक। बेसिकली इस अटल पेंशन योजना में क्या किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा जो भी 60 वर्ष से अधिक के आयु के जो भी भारतीय हैं उनको मतलब गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब फिक्स है कि उन्हें मासिक पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए इस चीज को शुरू किया गया था। प्रश्न 12 देखते हैं कि मोपला विद्रोह खाली स्थान के दौरान हुआ था। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में। मोपला विद्रोह आपको पता है 1921 टू 1922 मतलब 1921 से 1922 के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोपला विद्रोह क्यों हुआ था, तो ये केरल के मोपला किसानों मीन्स रैयत, ठीक है, तो ये मोपला विद्रोह किसान लोगों के द्वारा किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस 1929 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो ये अधिवेशन होते रहते थे आजादी से पहले। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, मीन्स रिजर्व जो सबसे ज्यादा ऐसा प्रोटेक्टेड क्षेत्र पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बोल रहा है, तो ये कौन है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है और इसे भारत में जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये जैव विविधता मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी, एक ही जगह में आपको, एक ही स्थान में आपको बहुत अलग अलग चीज देखने को मिलेगा, अलग पेड़ देखने को मिलेंगे, अलग जानवर देखने को मिलेंगे, अलग पंछी देखने को मिलेगा, अलग वैसे फूल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज जो एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, जैव विविधता, डाइवर्सिटी। जैसे इंडिया कैसे एक डाइवर्सिटी कंट्री है, आपको पता है, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी पाया जाता है, विविधता में एकता है, तो उसी प्रकार अलग अलग चीज एक ही स्थान में मिलता है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। अगर कैबुल लामजाओ पूछ ले तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यूनिसेफ आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना, इसका मीन्स बेसिकली क्या पर्पस था, द्वितीय वर्ल्ड वार, ठीक है, उसमें जितने तरह से नष्ट हुए थे, चीजें बर्बाद हुई थी, तो वैसे राष्ट्र जहाँ पे बहुत ज्यादा क्षति हुई, वैसे जो भी देश थे, तो वहाँ के बच्चों का, ठीक है, जैसे अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इतना यूरोप में हो, ठीक है, इस प्रकार से युद्ध चल रहा था, जर्मनी हो, जापान हो, तो वहाँ के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मेन यूनिसेफ की स्थापना का मेन पर्पस था। ठीक है, तो इसलिए इसे 11 दिसंबर 1946 को स्थापना किया गया था। तो ये बच्चों के लिए बेसिकली रहता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इसे नाम दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या है सो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। तो फ्रेंड्स मिन्स्क इसकी जो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलारूस की राजधानी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर इसका आपसे करेंसी पूछ ले, ठीक है, जैसे कैपिटल तो मिन्स्क पता चल गया, लेकिन करेंसी अगर पूछ ले तो बेलारूशियन रूबल इसका करेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर करेंसी है तो बेलारूशियन रूबल। ठीक है, ये इसका करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया मिन्स्क। तो ये यहाँ पे आपको पूर्वी यूरोप में बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यूरोपियन कंट्री है, रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, ये सबसे इसका बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम, जो कि हमारा पूर्वोत्तर का एक राज्य है। तो चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तिब्बतियन में क्या कहा जाता है, तो ट्रोमो कहा जाता है तिब्बत लैंग्वेज में। ठीक है, हिमालय में एक घाटी है जो तिब्बती पठार से दक्षिण की ओर निकलती है, जो सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है।
ठीक है, तो इसीलिए किस राज्य में है भारत की दृष्टि से, तो ये सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न क्या है, तो निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो यहाँ ध्यान देना है, बोल रहा है नहीं लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आसाम जो है हमारा असम राज्य, उसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो 5 भारतीय राज्य है जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके अलावा बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। ये 5 जो है भारत के राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 1850 किलोमीटर की सीमा टोटल साझा होती है, ठीक है। वहीं असम जो हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, ये सीमा साझा नहीं करती है। प्रश्न 19, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 20, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहली जो जनगणना है वो 1872 में की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना बोले मीन्स हमारे आज़ादी के बाद, तो वो 1951 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम जान रहे कि 1872 में हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी, तभी तक हमारा देश गुलाम ही था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कराया गया था। उसके बाद लास्ट जनगणना 2011 में हुई है, ये भी हम जानते हैं। और अभी तक टोटल 15 बार जनगणना हो चुका है। हर 10 साल में जनगणना होता है, तो इस बात को भी आपको जानकारी में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 22, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1974 में मनाया गया था। तो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, ठीक है। तो 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद ये डिसाइड किया गया था कि फिर अब मतलब पर्यावरण दिवस मनाना है, ठीक है। तो ये एक गैर सरकारी संगठन व्यवस्था है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 को मनाया गया था, ठीक है। ये आफ्टर मीटिंग होने के बाद, डिसाइड करने के बाद, इतने दिन का चलने के बाद सबसे पहला 1974 में स्टार्ट किया गया था। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का नाम भारतीय मुद्रा नोट पर है? तो फ्रेंड्स, ये किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उससे पहले ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो गवर्नर के ही हस्ताक्षर जो होते हैं, साइन जो होता है, वो नोटों पर पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें इसी की वजह से इनका नाम नोटों पर भी देखने को मिला। फिर प्रधानमंत्री बनने से पहले ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, तो इसलिए इनका आपको नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मीन्स पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय मुद्रा नोट पर था। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 24, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी की अपनी एक जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह वो कौन है? तो चंद्रमा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी अब पता है चंद्रयान 3 से हम चंद्रमा को काफी अच्छे से जान चुके होंगे कि साउथ पोल में किस प्रकार से हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है सक्सेसफुली, ठीक है। प्रश्न 25 देखते हैं, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, स्पेन इज द राइट आंसर। प्रश्न 27, भारत का कौन सा जिला प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन मतलब इसका प्रश्न 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलम, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कोलम आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये साउथ का केरल जो हमारा स्टेट है उसी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंजीरा या मंजारा नदी भी इसे कहते हैं। तो महाराष्ट्र में मंजारा भी इसे या मंजीरा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। मंजीरा जो है किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29, कुकी जनजाति के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उथेन इनकी पूजा करते हैं। तो कुकी मंगोली नस्ल की एक आदिवासी जाति है जो असम और आराकान के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो इनको चीन, जोमी, मेजो, मिजोरम में भी कहते हैं। तो कुकी लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरी म्यांमार, बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के वे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनका बिखेरे होना मुख्यतः ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति का एक परिणाम है, क्योंकि आपको पता है जब देश आज़ाद हो रहे थे, ब्रिटेन जब अपने उपनिवेश कंट्री सब जो भी उसके क्षेत्र थे सबको छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तभी सारे चीजें इधर से उधर कर दिए थे। कोई जनजाति कहाँ रह रहा है, कोई किसका किस सीमा मतलब क्षेत्र तक किसका अधिकार नहीं है, बहुत वो लोग मतलब अभी भी उसका रिजल्ट देखने को मिल ही जाता है जब दो देश आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, एक धन विधेयक केवल खाली स्थान में पेश किया जा सकता है? तो फ्रेंड धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जो भारतीय संसद का सीधा लोक सदन है, ठीक है। तो लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक राज्यसभा संसद की ऊपरी सदन, जिसे राज्य और क्षेत्रीय विधायकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, को भेजा जाता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति अगर मंजूरी मतलब नहीं भी देते हैं या राज्यसभा नहीं भी पास करती है, तो वो ऑटोमेटिक 14 डेज में धन विधेयक पारित हो जाता है। क्योंकि धन विधेयक एक ऐसा होता है जहाँ पे लोकसभा जो सरकार होती है, जो सत्ता में जो सरकार रहती है, उनको क्या होता है कि फंड निकालना रहता है, पैसा निकालना रहता है। तो उसमें अगर कोई किसी इमरजेंसी चीज़ों के लिए पैसा निकाला जा रहा है देश के लिए ही, तो उसमें किसी का अगर रोक टोक हो, अगर उस विधेयक को पास करने में, उस बिल को पास करने में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये पावर दिया गया है कि सरकार अगर बिल कर रही है और वो पास नहीं भी होता है, तो भी राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति धन विधेयक को विचार के लिए सभा को नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। तो धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 108, 109, 110, 111 और 100 तथा 117 में, और लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 72, 96, 103 और 108 में विनियमित होते हैं, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल्स भी थे, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न के एक्सप्लेनेशन। मैं प्रश्नों के साथ साथ आपको डिटेल्स में भी जानकारी देने की कोशिश की हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से और समझ सकें। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट नागपुरी, अगर आपका नागपुरी का सब्जेक्ट है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट आप नागपुरी सब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। खोटा पेपर है तो आप खोटा पेपर विजिट करके हमारे ऐप को विजिट कीजिए, वहाँ आपको सारे चीज़ें मिलेंगे। फुल टेस्ट पेपर आपको पूरा बंडल ही मिलेगा, ठीक है। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो पेपर है, झारखंड सामान्य ज्ञान सिर्फ अगर आप लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पूरा झारखंड का सारा प्रश्न को देखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर अगर आपका है तो आप ये भी कर सकते हैं CGL में, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।